हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन ने गुर्बत से अमारत तक का सफ़र कैसे तय किया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको एट द अर्लिएस्ट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले तकरीबन 20 साल तक चाइना में एक सिविल वॉर रही नेशनलिस्ट और कॉम्युनिस्ट के दरमियान, जिसमें फाइनली कॉम्युनिस्ट की विक्ट्री हुई और इस वॉर का सबसे बुरा असर चाइनीज इकोनॉमी पे पड़ा। जब 1949 में पीआरसी का आगाज हुआ तो चाइनीज इकोनॉमी की हालत कुछ इस तरह थी। गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा थी लेकिन वो अनस्किल्ड थी और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। गवर्नमेंट ने 3 बड़े गोल्स सेट किए। पहला तो ये था कि चाइना को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी हम बनाएंगे, क्योंकि चाइनीज रेवोल्यूशन जो था वो सोशलिस्ट आइडियल से इंस्पायर हुआ था। दूसरा गोल ये था कि चाइना में लैंड रिफॉर्म्स होंगे और तीसरा ये था कि चाइना को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाएंगे। कुछ फेवरेबल फैक्टर्स भी थे, जिनमें सबसे ज़्यादा यूएसएसआर की सपोर्ट थी। यूएसएसआर खुद भी एक सोशलिस्ट कंट्री था और उस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत था। इसके अलावा माओ ज़ेडुंग की लीडरशिप और चाइनीज अवाम में जो रेवोल्यूशनरी जज्बा था उसने भी बड़ा अहम रोल अदा किया। 1952 में चाइना ने अपना पहला 5 ईयर प्लान और 1958 में चाइना ने अपना दूसरा 5 ईयर प्लान अनाउंस किया और इन दोनों प्लान्स ने चाइना की जो फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसकी बुनियाद रखी। जो इब्तदाई कामयाबियां चाइना को हासिल हुई वो ये थी कि रूरल एरियाज में ज़मीन की इज्तमाही मलकियत होगी, यानी कि ज़मीन किसी फ़र्द या फैमिली की मलकियत नहीं होगी बल्कि लोगों में शेयर होगी। इसी तरह शहरों में जितनी भी ज़मीन थी उसको सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चाइना ने एक प्लान अनाउंस किया जिसका नाम उन्होंने दिया ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका मकसद ये था कि थोड़े अरसे में चाइना को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बनाया जाए। अब हम आते हैं चाइना के जो डिफरेंट फेजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, उनकी तरफ। बेसिकली 2 इकोनॉमिक फेज के फेजेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। पहला फेज जो था वो 1949 में स्टार्ट हुआ और इस फेज का मकसद ये था कि चाइना को एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना। इस फेज में चाइना का ट्रेड सिर्फ यूएसएसआर और कुछ और सोशलिस्ट कंट्रीज के साथ था। ये फेज 1976 तक चला जब माओ ज़ेडुंग की वफात हो गई। एक और बड़ी वजह थी कि चाइना क्यों सेल्फ रिलायंस हासिल करना चाहता था, वो ये थी कि जैसे ही 1949 में पीआरसी का क़याम अमल में आया तो यूएसए ने चाइना पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिसकी वजह से चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था। ये सैंक्शन 1972 में ख़त्म हुई जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने चाइना का एक हिस्टोरिक विजिट किया, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फेज 2 जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो 1979 में स्टार्ट हुआ और इसका फोकस ये था कि ओपनिंग अप और रिफॉर्म्स के ऊपर। डंग शॉपिंग को इस फेज का मेन आर्किटेक्ट कहा जाता है। इस फेज का बुनियादी मकसद ये था कि चाइना को जो पहले उस वक्त एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसको एक मार्केट इकोनॉमी बनाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ये किया कि प्राइवेट सेक्टर को अपने इनकरेज किया कि वो आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लें। चाइना को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी खोल दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि गैर मुल्की कंपनीज चाइनीज़ कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स करेंगी ताकि चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वंजू सिटी की है, जो कि ईस्ट चाइना में वाक़या है और वंजू में 1979 में चाइना की पहली प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट डिसीजन था, वो ये था कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम किए जाएं। शुरू में 1980 में 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम हुए। पहला शेंजन सिटी में, दूसरा जोहाई में,
तीसरा शंताओ में और चौथा शामिन में हुआ। ये चारों सिटी जो थे ये साउथ चाइना में वाक़या थे। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए स्पेशल लॉज बनाए गए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इन खास 4 सिटीज़ का इंतखाब क्यों किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो उसकी वजह ये थी, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, ये चारों सिटी हांगकांग के बहुत करीब थे। हांगकांग इस वक्त बरतानिया के ज़ेर कंट्रोल था और इसमें बहुत ज़्यादा वेल्दी चाइनीज़ रहते थे। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज थी कि इन वेल्दी चाइनीज़ को इनकरेज किया जाए कि वो चाइना में आके इन्वेस्ट करें, और इस तरह ही हुआ। 1980s में चाइना असेंबलिंग के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की असेंबलिंग के लिए। उसकी 3 बड़ी वजह थी। एक तो चाइना की मार्केट साइज बहुत बड़ा था, दूसरा चाइना की जो लेबर फोर्स थी बहुत चीप थी, और क्योंकि इसके लिए असेंबलिंग के लिए किसी खास स्पेशल स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं थी, तो वो लेबर फोर्स उसके लिए काम के लिए मुनासिब थी। और तीसरा ये था कि जेवीज़ के अंदर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो चाइनीज़ कंपनी को स्टार्ट हो गया था। 1990s में चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया, यानी कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन हर चीज़ चाइना में बनना शुरू हो गई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जापान जो उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई और चाइना जापान के मुकाबले में काफ़ी सस्ता था। 2000 में चीन के खुलने में इजाफा होता गया। 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। 2002 में चाइना ने अपना पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान कंट्री के साथ किया, और 2006 में चाइना ने अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया। मौजूदा दौर को कहा जाता है कि हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ईरा या फेज़। इसका बुनियादी मकसद ये है कि चाइना क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, ना कि सिर्फ सस्ती चीज़ों के ऊपर या लो प्राइस के ऊपर कम्पीट करे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शंघाई में टेस्ला की फैक्ट्री की है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स बनती हैं। इसके अलावा चाइना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है, और इकोनॉमी जो है बहुत हद तक डिजिटलाइज हो गई है, ख़ास तौर पर पेमेंट के लिए। अब हम कुछ डाटा की तरफ आएंगे। 1960 में चाइना की इकोनॉमी का साइज सिर्फ 60 बिलियन था, लेकिन इस वक्त वो तकरीबन 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। आज चाइना का शेयर 4.4% से बढ़ के तकरीबन 17% तक हो गया है, और चाइना में आप ये देख सकते हैं कि 80 से बाद कितनी फास्ट ग्रोथ हुई थी। पर कैपिटा इनकम चाइना में 1960 में सिर्फ $90 थी, जो इस वक्त तकरीबन 13,000 डॉलर के करीब है। चाइना की एक्सपोर्ट 1982 में सिर्फ $21 बिलियन थी, और इस वक्त ये $3.2 ट्रिलियन है। चाइना का शेयर वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में 1982 में सिर्फ 1.1% था, और इस वक्त ये तकरीबन 14% है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद मुफीद वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम।